वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। आज ये क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ। सो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कूलम्स लॉ बेसिकली उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर हमारे पास दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2। ये चार्जेस है पॉइंट चार्जेस है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? सो बेसिकली पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसी एक पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ, ना ही कोई हाइट होती है। मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता, बट स्टिल एग्जिस्टेंस होता है। तो ऐसी पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी के पास चार्ज है जिसका कोई ना कोई लेंथ है, ना वो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। दैट मीन्स वॉल्यूम भी नहीं है कोई, है ना, वॉल्यूम भी जीरो है। अब देखो ये एक आइडियल कंसेप्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे पास कोई भी अगर प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम जरूर होगा। ठीक है, मैटर का हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ऐसा चार्ज जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे चार्ज के लिए कूलम्ब लॉ डिफाइन होता है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है। सेम आपने 11th क्लास में भी पॉइंट मासेस पढ़े होंगे, है ना, जितने भी आपके लॉज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन F इक्वल टू एम, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट चार्जेस है। अब देखो वहां पे भी आपने चीज पढ़ा था कि ये पॉइंट मास भी क्या है, एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। बट प्रैक्टिकली अगर कोई भी बॉडी जिसका डिस्टेंस जो उसने कवर करा है अगर वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स डायमेंशन, तो उसको पॉइंट मास मान सकते हैं। मतलब उसके साइड से अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी है, अगर डिस्टेंसेस जो इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो आप उसको क्या मान सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो हम बेसिकली हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, एंड लेट्स कंसीडर दैट दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r इन दोनों के बीच में जो है सेपरेशन है। अब कूलम्स लॉ ये स्टेट करता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा F, वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दैट इज Q1 इंटू Q2। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, देन व्हाट विल आई गेट, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये हमें रिलेशन मिल गया। और अब देखिए, अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करूंगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, के नॉट एक कांस्टेंट आया Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, के नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। के नॉट क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, अब जरा अगर हमें के नॉट के डायमेंशन निकालने हो तो क्या होंगे जरा बताना। अगर हम के कैसे निकालेंगे, तो के नॉट की अगर डायमेंशन निकालनी है तो देखो, के नॉट के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, F r² अपॉन Q1 Q2। ठीक है, और यहाँ से फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस के लिए, सॉरी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आर की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो गया, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और कूलम इंटू कूलम हो जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो जो यूनिट आई के नॉट की दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। एक बार हमारे पास यूनिट आ गई तो फिर हम सभी के डायमेंशन को लिखेंगे। अगर डायमेंशन निकालेंगे तो फिर उसके लिए फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, कितनी होती है, ml t - 2। ठीक है, आर की डायमेंशन होगी एल, उसका स्क्वायर है तो L2 हो गया। और नीचे Q1 Q2 की डायमेंशन, Q की डायमेंशन कल क्या बताई थी, AT, लास्ट क्लास में, मतलब A और T, और क्योंकि दो बार है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल के नॉट की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, हमारे पास के नॉट की डायमेंशन आ जाएगी
देखो एक से सिंगल एम हो गया, उसके बाद एल यहाँ पे देखो वन है और ये टू, तो एल थ्री हो गया। ठीक है, टी माइनस टू नीचे है और टी टू नीचे है, तो टी माइनस फोर हो जाएगा, और ए माइनस वन। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गई के नॉट। ठीक है, तो हमने यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बेसिकली मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास फ्री स्पेस है, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। फॉर फ्री स्पेस मतलब अगर इन दोनों चार्जेस को हमने वैक्यूम में प्लेस कर दिया है तो इसको बोलते हैं फ्री स्पेस। ठीक है, दोनों चार्जेस को अगर हमने वैक्यूम में प्लेस कर दिया दैट मीन्स फ्री स्पेस में प्लेस कर दिया, तो उस केस में ये जो के नॉट होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन, जहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को बोलता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, के नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, इट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 to the power -4। और देखिए यूनिट क्या हो जाएंगी, तो देखो के नॉट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो फोर पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है फोर पाई, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, इसको इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस टू कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी। और एक क्योंकि हमें बार बार ये न्यूमेरिकल के लिए वैल्यू सवाल होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू को भी ध्यान रखेंगे दैट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस टू। ठीक है, तो ये हमने फ्री मीडियम के लिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर फ्री मतलब अगर वैक्यूम नहीं होगा, फ्री स्पेस वैक्यूम ना होकर अगर कोई मीडियम होगा फॉर एनी मीडियम, अगर चार्जेस को किसी मीडियम में हम प्लेस करते हैं फॉर एनी मीडियम, तो उस केस में जो ये फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए, वहां पे देखो एप्सिलॉन नॉट था क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पे एप्सिलॉन होता है जो कि परमिटिविटी होगी उसी मीडियम की। ठीक है, और अगेन वही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आपने चार्जेस को प्लेस किया। ठीक है, इसको बेसिकली जो सिंबल है इसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन हो गया ये सिंबल, और अगर नॉट लगा देंगे तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये सिंबल को एप्सिलॉन प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। अब देखिए ये मीडियम में फोर्स की वैल्यू है। अब देखिए अभी हमने क्या देखा, अगर वैक्यूम में दो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में फोर्स जो लगेगी दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सेम चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे हैं तो फिर उनके बीच में फोर्स लगेगी वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, खाली एप्सिलॉन होगा, मीडियम में जब हम चार्ज को प्लेस करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो लूँ, ठीक है, तो जरा रेशियो लेते हैं, तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो लूँ, तो देखिए जरा रेशियो लेंगे तो क्या होगा, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ठीक है, और बचेगा क्या, आप देखो ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, ये एक्सट्रीम वाले आपस में मल्टीप्लाई होता है, इंटीरियर अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा बेसिकली एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। और यही जो रेशियो होता है ये एक और कांस्टेंट के इक्वल होता है के, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तो आप इसको देख सकते हो ये रेशियो है। रेशियो किस चीज का, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू दैट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, तो ये जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, बेसिकली आगे हम इसको और एक और तरीके से भी डिफाइन करेंगे कि ये बताएगा कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी टाइम्स रिड्यूस हो जाती है।
पोलराइजेशन, बाकी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजेशन होता है, वहां से भी इसकी एक डेफिनेशन निकल जाती है, बट अभी के लिए हम इसकी ये डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक मीडियम, ये हमने दोनों के लिए जो है इसको कुलम्स लॉ को पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार ऐसे मैं कुलम्स लॉ स्टेट भी कर देता हूँ, तो लॉ को कैसे स्टेट करता है, दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, और बाकी वो जो कांस्टेंट होगा वो अगर मीडियम में होगा किसी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल होगा, और अगर वैक्यूम में होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब एक और चीज जो हमें समझनी है, ठीक है, वो ये है कि ये कांस्टेंट हम लगाते ही क्यों है, जैसे अगर हम मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाया था तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया, तो इस कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, या नीड क्या है, ये कांस्टेंट बता क्या है। तो जरा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला जो ड्राइव करा फाइनली फ्री स्पेस के लिए देख लेते हैं ना, वैक्यूम के लिए वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इस कांस्टेंट में दो टर्म है, एक तो 1/4 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम को, ये मीडियम की वजह से आया है ना। मीडियम चेंज होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये मतलब ये दिखा रहा है कि जो फोर्स है ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है, मतलब अगर चार्जेस को आप एयर में रखोगे तो अलग फोर्स लगेगी, वाटर में रखोगे तो अलग, और कोई और मीडियम होगा तो फोर्स वेरी करेगी विद द मीडियम। ये जो 4 पाई है, ये जो कांस्टेंट आया 4 पाई, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये बेसिकली यूनिट्स की वजह से आता है, ये बेसिकली यूनिट्स की वजह से आता है। अब ऐसे क्यों होता है देखो, मैं वो भी आपको समझाता हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, बस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखो पहले जरा हमें इसका रोल समझना, तो जरा पहले मैं इसको रिमूव करके हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि अगर हम ये कांस्टेंट ना लगाते तो क्या होता। तो देखो अगर हम ये कांस्टेंट नहीं नहीं यूज करते, so in that case the formula for the force will become Q1 Q2 upon R square। ओके सिंपल। अब जरा एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे Q1 की जगह 1 कर दूं और Q2 दोनों को 1 कर दूं, 1 यूनिट मैंने दोनों को कर दिया, मान लेते 1 कूलम ही कर दिया ना, और R को कर दिया 1 मीटर। सो बताइए जरा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। मैथमेटिकली फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 न्यूटन। बट ये मैथमेटिकली सॉल्व करके आया है, प्रैक्टिकली भी तो ये चीज ट्रू होनी चाहिए। बट अगर आप फिजिकली देखोगे तो ये जो फोर्स होगी, मतलब अगर आप दो 1 1 कूलम के चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट कर देंगे और उनको आपने वैक्यूम में प्लेस करा है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो 1 न्यूटन नहीं होती, इससे बहुत ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है, तो देखो वही जो फोर्स होती है ना, जब आपने इनको करोगे तो एक्चुअल में जो फोर्स होती है, फोर्स एक्चुअल में जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ मीटर। तभी इसको कंपेंसेट करने के लिए हमने इसको क्या करा है, फॉर्मूला में इसको एज अ कांस्टेंट यूज कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आप यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों है, अब फिर तो हम डेफिनेशन से यही इसको 1 न्यूटन फोर्स ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम ऐसे अलग अलग फॉर्मूले से मतलब यूनिट को डिफाइन करते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर तो क्या होगा, ग्रेविटी का 1 न्यूटन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का 1 न्यूटन अलग हो जाएगा। समझो इसको ध्यान से, जो 1 न्यूटन की जो फोर्स है वो हम कहाँ से डिफाइन करते हैं, वो इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, F=m। देखो ध्यान करो, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा वैसे तो, बाकी 11th में पढ़ा होगा, तो एक यहाँ पे भी आप देखो, जब आप न्यूटन्स का लॉ पढ़ते हैं सेकंड लॉ, तो वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू ma, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अगेन एक कांस्टेंट आता है, बट यहाँ पे हम इस k की वैल्यू को बंद कर देते हैं, एंड दैट इज फॉर SI यूनिट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम फोर्स की यूनिट को यहीं से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम फोर्स की यूनिट को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि जब मास 1 होगा, एक्सेलरेशन 1 होगा, तब जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन होगी। अब वो ट्रू होने के लिए मतलब जब मास भी 1 kg हो गया और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो इन दैट केस जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू 1 मीटर होगी। ये हमने डिफाइन करा, जैसे हम और यूनिट्स के, हाँ, और चीजों के यूनिट डिफाइन करते हैं कि 1 सेकंड कितना होगा, 1 किलोमीटर कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, वैसे हमने फोर्स को डिफाइन करा है कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, और उसके लिए हमने इस फॉर्मूले को यूज करा है। तो एक बार हमने इसको डिफाइन कर दिया, एक बार हमने इसको एक बार हमने इसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं सब में 1 न्यूटन तो उतना ही रहना चाहिए। एक फोर्स एक बार 1 न्यूटन हमने डिफाइन कर दिया, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटी का फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, अगर वो फोर्स है एक ही फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट तो सेम रहनी चाहिए। तो
उसके लिए क्या करते हैं ताकि चीजें यूनिफॉर्म रहे और मैथमेटिकली भी करेक्ट रहे ना, फिजिकली भी साउंड होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आप हर जगह फॉर्मूला देखोगे, जैसे आपने ग्रेविटी का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, G m1 m2 अपॉन आर। तो यहाँ पे जी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ये प्योर एक कांस्टेंट नंबर होता है, बट यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो कांस्टेंट है, बेसिकली मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जे एप्सिलॉन की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि ये कांस्टेंट हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने देख लिया। अब सेकंड जो मैं आपसे स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा था कि देखो, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। ठीक है, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। सेकंड चीज क्या है, ये जो लॉ है ये फोर्स के डायरेक्शन को भी बताता है कि फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो लॉ ये स्टेट करता है कि जो ये फोर्स है ये एक्ट करेगी कि आप दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर दो एक लाइन से। जैसे मान लो मेरे पास है दो चार्जेस, मैं इनको एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, तो इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगी। सो द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब मान लेते हैं दोनों पॉइंट चार्जेस, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, इस तरीके से। पर दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इसी लाइन के अलोंग होंगे। उसी तरीके से अगर मान लो ये दो चार्जेस सेम साइन के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव पॉजिटिव होती है दोनों चार्जेस, तो आपकी बार फिर से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपकी बार क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा, बट होगा इसी लाइन के अलोंग। ठीक है, फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर बट होगा इसी लाइन के अलोंग। ठीक है, तो लॉ ये भी मेंशन करता है, ये भी स्पेसिफाई करता है कि वो डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी डिफाइन हो गई कि उसी लाइन के अलोंग होगी, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन हुई, डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे डिफाइन हुई, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ठीक है, ज्वाइनिंग द चार्जेस, तो उसी लाइन के अलोंग फोर्स होगी। ठीक है, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आई ऑल्सो क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्शन कैसे निकल के आती है। ठीक है, तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया और डायरेक्शन भी देख लिया कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, कि दो पॉइंट चार्जेस के लिए मैग्नीट्यूड कितना होता है फोर्स का, और डायरेक्शन कितना, और डायरेक्शन क्या होता है बेसिकली। ओके, अब जब हमने दोनों चीजें देख ली, तो यहीं से एक और चीज फिर हम, और एक और चीज, हाँ मैं आपको एक और चीज मेंशन कर दूं। देखो, ये बहुत आपको ऑब्वियस लग रहा होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, तो डायरेक्शन लाइन के अलॉन्ग ही होगी, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब देखो समझो आप, जैसे मान लो मेरे पास एक चार्ज होता है क्यू है, कोई यहाँ Q1 की जरूरत नहीं, कोई यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये दोनों बाय नेचर क्या हुआ, एक्सपीरियंस से पता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जरा सोचो, अगर ये फोर्स इस तरफ लगती और ये फोर्स इस तरफ लगती, तो क्या तब ये अट्रैक्ट नहीं करते। बट एक्चुअल में क्या होता है, विद टाइम इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम होता है। उसका मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट क्या ये फोर्स इसी लाइन को ज्वाइन करते वक्त इस लाइन के अलोंग है, देखो लाइन तो ये हो गई, इसको किसी और कलर से डिपिक्ट कर देता हूँ, हाँ तो ये लाइन तो बेसिकली ये हो गई। इवन एक फोर्स तो मैंने लाइन के अलोंग बनाए, बट देखो ये तो लाइन के अलोंग नहीं है, बट तब भी ये दोनों क्या करेंगे, इवेंचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये उतना भी मतलब फॉर ग्रांटेड सेंस में नहीं है कि अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है तो लाइन के अलोंग ही होना चाहिए। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है कि ये लाइन के अलोंग ही ये होता है ना। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, एक तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना, वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, और दूसरा एक ये इसी लाइन, जो लाइन दोनों को ज्वाइन करी इसके अलोंग होती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ठीक है, अब सेकंड चीज जो हमें देखनी है, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम एक ही फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, वही क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। तो सपोज करो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना आपको, जिसमें एक्स वाई जी ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। और यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, है ना, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों को हम, दोनों कैसे लिए हमने, पॉजिटिव चार्जेस लिए। वैसे फॉर्मूला जो भी हम ड्राइव करेंगे वो जनरल फॉर्मूला आएगा, बट डेरिवेशन करने के लिए या फॉर्मूला
को फ्रेम करने के लिए हम अभी कैसा चार्जेस मानना, दोनों को पॉजिटिव चार्जेस मानना। ठीक है, तो अब हमें पता है और मान लेते हैं इस वाले चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1। ठीक है, r1 इसका पोजीशन वेक्टर है। ये ओरिजिन हो गया। आई होप सो आपको पोजीशन वेक्टर पता होगा क्या होता है, वरना बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से आपको किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर को ड्रॉ कर दो, एक लाइन को ड्रॉ कर दो जिसका एरो उस पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसके लिए बनाया ये पोजीशन वेक्टर होता है इसका, ये बेसिकली लोकेशन को डिटरमाइन करता है, लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का काम होता है कि मुझे किसी भी पॉइंट की अगर लोकेशन को दिखाना है तो मैं पोजीशन वेक्टर से उसको लोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। अब देखो ये लाइन जो, अब देखो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब जरा मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करते वक्त एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये लाइन हो गई। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये ऐसे एक फोर्स लगेगी और एक फोर्स ऐसे लगेगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे। और मान लेते हैं जो ये वाली फोर्स है दैट इज जो वन पे लग रही है टू की वजह से, दैट इज F12। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और F21 ये वाली फोर्स है, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, F12 इज बेसिकली फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। एंड F21 इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, ये हमारा नॉमेनक्लेचर हमने यूज किया। अब देखिए अगर मैं इस खाली में इस ट्राइंगल को यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, देखो ये एक r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है और ये लाइन है जो बीच में जॉइन हो रही है। और अगर मैं इसको वेक्टर पूरा ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो जरा सोचिए और मुझे बताइए कि ये वेक्टर जो मैंने ड्रॉ करा ये क्या होगा, ये r1 है, r2, तो ये वेक्टर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ट्राइंगल जो आपने वेक्टर्स के लिए 11th क्लास में पढ़ा होगा, कि किसी भी ट्राइंगल में जो दो साइड अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और थर्ड साइड, मतलब आपने एक ऑर्डर में दो वेक्टर लिए, जैसे यहाँ पे ये दोनों ऑर्डर में, जैसे मैं यहाँ पे एक बार ट्राइंगल को बताया, तो जैसे मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है। ठीक है, और एक ये बी वेक्टर है, ये एक ऑर्डर में, मतलब ये इस सेंस में जा रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने ट्राइंगल कंप्लीट करते हुए एक थर्ड वेक्टर बनाया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब इस तरीके से ऐसे, तो जो थर्ड वेक्टर है ये इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा सी वेक्टर, तो इसी को बोलते हैं ट्राइंगल। अब मैं सेम लॉ को अगर यहाँ पे यूज करूंगा, तो जरा देखो यहाँ पे यूज करेंगे तो ये जो थर्ड वेक्टर जो मैंने दोनों को बीच में बनाया r1 r2 के बीच में, इसको ये बताओ इसको, ये किसके इक्वल होगा। तो देखो अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ को यूज करूंगा तो जो ये वेक्टर है ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। देखो इसको और इसको ऐड करके ये वाला वेक्टर होना चाहिए, तो भाई इसको और इससे माइनस करके भी तो ये आना चाहिए। देखो इसको, इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को ऐड करके ये वाला वेक्टर आना चाहिए। तो इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी तो स्टेट कर सकता हूँ कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तभी आएगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करके ये वाला वेक्टर करेंगे। ऐड करके देखो, चाहे आप देखो ऐड करेंगे अगर हम तो क्या करेंगे r1 प्लस r2 माइनस r1। तो देखो ये हो जाएगा r1 प्लस r2 माइनस r1, तो r1 से r1 कैंसिल हो गया, r2 तो देखो r2 तो है ये वाला वेक्टर। तो बेसिकली हमने ट्राइंगल लॉ को यूज करके ये चीज डिड्यूस करिए कि जो बीच वाला जो ये वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। ओके, सो अब मुझे फोर्स को लिखना है, तो अब यहाँ पे आपको फोर्स को लिखने से पहले आपको एक और कंसेप्ट मैं रिकॉल करा देता हूँ। अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक और कंसेप्ट पहले रिकॉल कर देता हूँ। कोई भी वेक्टर अगर होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक होगा, तो ऐसे किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अब देखो, अब मुझे फोर्स पहले मान लो मैं F12 लिखता हूँ जरा। तो देखिए, तो जब मैं यहाँ पे F12 लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड तो मैं पता है मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मान लेते हैं कि ये दोनों वैक्यूम में प्लेस्ड है। ठीक है, वैक्यूम का ही केस है। अब अगर वैक्यूम में प्लेस देंगे तो क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे, यहाँ से कंपेयर करो, ये तो हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मुझे लिखना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। तो अब देखो जरा, जो ये F12, जो ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है, जो F12 फोर्स वेक्टर है, तो चलो मैं पहले वैसे आपको F21 लिख के दिखा दूं तो ज्यादा बेटर होता। वैसे एक सेकंड, पहले मैं जरा F21 लिख के दिखाता हूँ। तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों का। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जितनी फोर्स से F21 Q1 Q2 को अट्रैक्ट करता है या रिपेल कर रहा है, उसी फोर्स से Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। ठीक है, इस केस में दोनों की सेम चार्जेस है, तो दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, फोर्स का अमाउंट सेम होता है। ठीक है, अब जरा पहले F21 को देख लेते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होगा। देखो F21 की डायरेक्शन क्या है, देखो F21 की डायरेक्शन सेम है जो R2 माइनस R1 की है। देखो आपको दिख रहा होगा R2 माइनस R1 भी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, है ना, और ये F21 भी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। तो चाहे तो मैं F21 के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखूं, चाहे R2 माइनस R1 के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखूं, सेम सेम है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो वो भी यहीं से कंसेप्ट यूज होगा। देखो अभी जो मैंने ये लिखा है फॉर्मूला, तो A का यूनिट वेक्टर तो किस तरीके से लिख सकते हैं, A वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही अब मुझे R2 माइनस R1 के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, वेक्टर तो वेक्टर क्या है ऊपर, R2 माइनस R1। ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। और सॉरी एक चीज और मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस भी तो आएगा। आर स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी बीच में सेपरेशन होता है। अब सेपरेशन क्या है, सेपरेशन देखो इसी का मैग्नीट्यूड है। ये जो R2 माइनस R1 वेक्टर है, इसी का मैग्नीट्यूड की क्या है, सेपरेशन है। और फॉर्मूले में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो ये F21 हो गया। उसी तरीके से देखो F12 को ऊपर। अब देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे, F12 क्या है, वो बेसिकली F21 से अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है ना, दो वेक्टर। ठीक है, देखो F12 इस तरफ है और F21 इस तरफ है। F21 ये रहा और F12 ये रहा, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने वेक्टर में अपने 11th क्लास में सीखा होगा कि एक अगर वेक्टर है उसका नेगेटिव अपोजिट वेक्टर बताना है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है। ठीक है? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके, अगर आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपके उतने क्लियर नहीं, तो वो भी जो जो हम यूज कर रहे हैं उसको भी मैं स्टेट करता रहूंगा। जैसे मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर, तो अगर मैं इसके सेम लेंथ का बट अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये होता है माइनस ए वेक्टर। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं हम इसको कि माइनस साइन से क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर हो गया, और ये दोनों क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली रिवर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा खाली एक माइनस साइन लगा दूं। ठीक है, और बाकी अंदर का सेम, R2 माइनस R1 अपॉन, नीचे मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और ये वेक्टर डायरेक्शन R2 माइनस R1। ठीक है, अब अगर हम इसको नीचे देखें तो देखो ये बेस सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ पे पावर है 2, ठीक है, और यहाँ पे पावर है 1। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, ऊपर तो सेम रहेगा, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम सेम सिमिलरली ऊपर करेंगे तो हो जाएगा माइनस Q1 Q2 माइनस Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 का क्यूब। वैसे इसको लिखने का एक और भी तरीका हमारे पास होता है, जैसे ये F12 को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं जरा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो देखो जो ये F12 है ना, इसको हमने क्या लिखा पीछे, मैं दोबारा लिख देता हूँ ना, वो क्लियर होगा, माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 पावर 3
और ऊपर था R2 माइनस R1। अब देखो ये माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं इस ब्रैकेट के, तो बन जाएगा Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, या फिर R1 माइनस R2 लिखो, बोथ आर सेम थिंग है ना। चाहे R1 माइनस R2 करूँ, चाहे R2 माइनस R1 करूँ, बेसिकली तो क्या होगा, मॉड होना है। ठीक है, मॉड करके तो पॉजिटिव वैल्यू है, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, तो चाहो तो इसको ताकि सिमिलरिटी आ जाए। ठीक है, जो ऊपर जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से सिमिलर तरीके से भी लिख के इसको इस तरीके से हम। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, उसी तरीके से F21 का एक्सप्रेशन क्या आया था, वो आया Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1। ठीक है, इसी को बोलता है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जो ये अब देखो इसमें दोनों चीज आ गई ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो बेसिकली यही क्या होती है, यही होती है वेक्टर। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात ये है, अगर मैं F12 और F21 का सम करूं, तो बताओ जरा क्या मिलेगा। तो देखो जरा, दोनों क्या इक्वल अपोजिट वेक्टर है, तो इसका सम अगर हम करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा या नल वेक्टर आएगा। ठीक है, जीरो वेक्टर आएगा या फिर नल वेक्टर आएगा, क्योंकि देखो दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और एक और दोनों वेक्टर क्या अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। इट शोज दैट जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इट ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ रिकॉल करो जरा। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन पेयर। एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है, कि अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है, तो दूसरे भी फर्स्ट पे सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम यहाँ पर है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक इस पे इस तरह फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट देखो डायरेक्शन अपोजिट है। और अगर रिपेल कर रहा है, इस तरफ लगा रहा है, तो ये इस तरफ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो म्यूचुअल फोर्स होती है ना, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा। अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखो यहाँ ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने निकाला दोनों पॉजिटिव के लिए, जब दोनों चार्जेस कहते हैं पॉजिटिव। बट ये फॉर्मूला इक्वली वैलिड है, चाहे साइन कुछ भी हो, बट आप क्या करना है, साइन को यूज करना है। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मान लो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है ना, जरा सोचो। अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो एक बार मुझे आपको डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो, अब सारे केस करा नहीं रहा हूँ ना, ये जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, बट एक बार आपको ये चीज यहाँ डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो अभी तो ये दोनों पॉजिटिव थे, मान लो इसमें से Q2 नेगेटिव हो गया, तो जरा बताओ क्या होगा। अगर Q2 नेगेटिव हो गया, तो दोनों में क्या होगा, अब अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सोचो, मैं यहाँ पे इसको चलो एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये Q1 है, ये Q2 है। अब क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा और इसका फोर्स इस तरफ लगेगा। तो अब F12 तो इधर हो गया और F21 इस तरफ हो गया, तो देखो दोनों अपोजिट हो गए। ठीक है, दोनों अपोजिट हो गए ना, यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, उसी तरह ये ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो दोनों का डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, अब इस फॉर्मूले में अगर मैं इस Q2 को नेगेटिव कर दूं, तो बाकी ये तो अंदर तो सब कुछ सेम रहेगा, बट खाली Q2 को नेगेटिव करने से क्या होगा, Q2 को नेगेटिव करने से क्या होगा, F21 का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा वेक्टर। तो ये नेगेटिव हुआ, तो जो जब ये पॉजिटिव था तो जो वैल्यू आ रही थी, अब ये एक के नेगेटिव होने से क्या होगा, ये नंबर ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डायग्राम बना के, बात समझ आ रही है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो ये क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन के साथ कोई वेक्टर है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेम यहाँ पे। और देखो अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो जब ये दोनों पॉजिटिव थे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था, और जब ये दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। और देखो ऐसा होगा भी, क्योंकि अगर दोनों के दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे तो भी क्या होगा, दोनों में रिपल्शन ही होगा, फोर्स सेम रहेगी। भाई अट्रैक्शन कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। तो अगर एक चार्ज का साइन चेंज होता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ओवरऑल जो सारे फोर्सेज है वो रिवर्स डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर दोनों
चार्ज ही नेगेटिव हो जाते हैं तो फोर्स सेम डायरेक्शन में रहेगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको दिखा रहा है, बस इसमें चार्ज को साइन के साथ अगर आप पुट करोगे तो सारे केस इसी में कवर हो जाएंगे कि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और मतलब सारे पॉसिबिलिटी इसी में कवर हो जाएंगी, है ना। बट इससे पहले जो हमने फॉर्मूला निकाला था खाली मैग्नीट्यूड के लिए, ये वाला फॉर्मूला, ये जो हमने फॉर्मूले निकाले थे, ठीक है, मीडियम में हो या ये वाले फॉर्मूला हो, इसमें साइन को यूज नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, इसमें आपको इस फॉर्म इन फॉर्मूले में, जैसे ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला था, सो नो साइन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ से खाली मैग्नीट्यूड आता है, सो कोई साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, चाहे ये फॉर्मूला चाहे किसी मीडियम में जो हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, कोई साइन की जरूरत नहीं है, चाहे दोनों चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप खाली मैग्नीट्यूड पुट करोगे, खाली वैल्यू पुट करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई साइन की रिक्वायरमेंट नहीं। आई होप सो वेक्टर फॉर्म भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट, वैसे तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देख ली, बट अब हम जरा इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज, या उससे पहले, चलो उससे पहले, चलो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है, लिमिटेशन लास्ट में देख लेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, नेचर में टोटल चार तरह की फोर्स एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है फिर ये इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनके जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है वो भी इसी ऑर्डर में होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन कम्स इलेक्ट्रिक फोर्स, देन कम्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड द लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज, और द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो हमने इसका स्ट्रेंथ देख लिया, ठीक है, ये मैंने स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया, ठीक है। ये कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इवन इसी की कैटेगरी में आ जाती है, और ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये है ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें से आपने देखो, ग्रेविटी तो आपने 11th क्लास में पढ़ ली है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स आप 12th के सिलेबस में पढ़ोगे, बाकी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हम न्यूक्लियर चैप्टर में टच करेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसा आपको अभी स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये इनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर का हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी हमने वो चीज देखी थी, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा तो सेकंड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन या तो टुवर्ड्स द पॉइंट हो या फिर अवे फ्रॉम अ पॉइंट हो। मतलब अगर एक कोई पॉइंट आप कंसीडर करो, तो जो जो फोर्स है वो या तो इसके तरफ होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस पॉइंट, और अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, या तो इस तरफ हो या फिर अवे हो फोर्स की, ठीक है। बट डायरेक्शन एक पॉइंट की तरफ या उससे अवे होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फोर्स जो होगी सेंट्रल फोर्स होती है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमने देखा था कि ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लाइन, एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट को, जो दो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, जो लाइन उसी के अलोंग एक्ट करती है। तो देखो ये सेंट्रल हो गई, सोचो ध्यान से भाई, ये तो ये चार्ज को भी आप एज अ पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। जो ये फोर्स होगी इस चार्ज के या तो तरफ लगेगी या उससे दूर लगेगी। जैसे मान लो ये दोनों, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो मान लो इस पे फोर्स इस तरफ लग रही है, तो मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे नहीं एक ही पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, मैं इसी चार्ज को एज अ पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। जो मेरा सेकंड चार्ज है, इसी को मैं एज अ पॉइंट कंसीडर कर लूंगा, जो जिस पॉइंट का मैं ऊपर डिस्कस करूँ, जिस पॉइंट के बारे में ऊपर डिस्कस करूँ, तो इसी को अगर मैं पॉइंट कंसीडर करूँ, तो देखो ये जो फोर्स है इससे अवे लग रही है। तो मैंने वो यहाँ पे समझा कि जो, अगर कोई फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से या तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट हो या फिर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट हो, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो देखो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये फोर्स अवे अवे एक्ट कर रही है, तो एक ऐसी फोर्स हो गई, सेंट्रल फोर्स हो गई। अगर मान लो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव ही रहा होता, ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव ही रहा होता, तो आपकी बार क्या होता है, ये इसकी तरफ टूवर्ड्स द पॉइंट एक्ट कर रही है। अगर ये नेगेटिव रहा होता, ठीक है, तो आपकी बार क्या होता है, टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज एक्ट करता है। तो या तो अवे होगा या टूवर्ड्स होगा, बट होगा इन दोनों में से,
तो इस तरह की फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, है ना। वैसे मैथमेटिकली जो डेफिनेशन होती है वो तो ये होती है कि फोर्स जो है वो खाली इसका फंक्शन होनी चाहिए आर का। सॉरी, बट मैंने वैसे तो उसका फिजिकल ऐसे समझा, बाकी मैथमेटिकली इसको ऐसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो फोर्स है इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ आर। आर जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो देखो फॉर्मूला भी ध्यान करो आप, उसमें फंक्शन तो है आर का, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करके डिपेंडेंसी होती है, मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी है। देखो फंक्शन तो है आर का, खाली आर का ही फंक्शन होना चाहिए, मतलब बाकी तो मैग्नीट्यूड है, और मतलब कोई, मतलब जो लोकेशन में या मतलब ज्योमेट्री में, सॉरी ज्योमेट्री में खाली आर का जो सेपरेशन है उसी का फंक्शन होना चाहिए, देखो वही तो है। खाली ज्योमेट्री को अगर आप देखोगे तो खाली आर का ही फंक्शन है, तो इस तरह की फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, बाकी इस तरह की फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट, ये और किस तरह की फोर्स है, ये और एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो वैसे सेंट्रल होगी तो कंजर्वेटिव होगी होगी, नेचर में जितनी भी फोर्स सेंट्रल होती है वो सभी कंजर्वेटिव इन नेचर तो होती ही है। अब देखो पहले मैं इसको भी आपको फिजिकली समझाता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। वैसे तो इसको हमें सेकंड चैप्टर में और डिटेल में देखना है, ठीक है, उसमें तो हमें पढ़ना, मतलब स्टार्टिंग ही हमें एनर्जी से करनी है। तो अब जरा समझो, नेचर में बेसिकली दो तरह की फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, देखो एक तो इस तरह की, मतलब पहले चलो डेफिनेशन में बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जिनके अगेंस्ट या उनके द्वारा जो अगर कोई वर्क डन होगा तो वो उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा, मतलब या तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क हो या कंजर्वेटिव फोर्स ने ही कोई वर्क करा हो, तो वो वर्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जैसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखोगे, मान लो एक बॉल है और मैंने उसको ऊपर फेंक दिया, तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बॉल ऊपर ही रुक जाएगी, नहीं, वो वर्क डन क्या हुआ, इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो होगा क्या, ये बॉल वापस से नीचे आएगी और यहीं पे आके तब वापस रुकेगी। ठीक है, तो इस तरह, इसलिए किसका एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। अब मैं देखो आपको एक नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल भी बता दूं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सरफेस है और ये कोई बॉक्स है, और मैंने मान लो बॉक्स को यहाँ से फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ मूव करा है, तो एक बात बताओ, क्या ये फोर्स यहाँ से यहाँ मूव कराने के बाद वापस अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। जैसे ये बॉल अपने आप नीचे आ गई ना, आपने इसको ऊपर फेंका था, ऊपर गई टॉप मोस्ट पॉइंट तक, वापस से क्या हुआ, नीचे आ गई, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे देखो वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एसेंस ये होता है कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है अगर फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, और कंजर्वेटिव नहीं होगी तो ऐसा कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। बाकी आपने 11th क्लास में अच्छे से वर्क करने चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी फोर्स का अगर वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ, एफ डॉट डी एस या डी आर लिखो या डी एस लिखो, तो ये क्या टोटल वर्क डन है। और ये क्लोज इंटीग्रल बनाने का मतलब क्या है कि अलोंग एनी क्लोज पाथ, क्लोज पाथ क्या हो गया कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। आपने ऐसे नहीं सर्कल के फॉर्म में, जैसे मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा, ऐसे नहीं सर्कल के फॉर्म में होना चाहिए। क्लोज पाथ का मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट होना चाहिए। तो अगर किसी भी क्लोज पाथ में जो वर्क डन है बाय एनी फोर्स इफ इट इज इक्वल टू जीरो, अगर वर्क डन जो है वो जीरो होगा, सो इन दैट केस वी कैन से कि जो एफ फोर्स है ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर की। ठीक है, और एक और इसको तरीका होता है लिखने का, इसको आप ऐसे भी डिफाइन करने का बेसिकली, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो वर्क होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब कोई भी पाथ आप ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, क्या चीज, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, आई होप सो एक थोड़ा, मतलब मैंने ट्राई तो करा क्लियर करने का, बाकी ज्यादा ये आपने डिटेल, मतलब इसी डिटेल में पढ़ा होगा ऐसे भी 11th क्लास में, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपने और ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। यहाँ तो बस हमें इसको एज अ पॉइंट मेंशन करना था, फिर भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो एक तो हमने इनका स्ट्रेंथ देखा कि ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन कम्स इलेक्ट्रिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड देन एट लास्ट ग्रेविटेशन फोर्स। तो सेकंड हमने देखा है दैट इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ।
और फिर हमने देखा दैट इट इज अ सेंट्रल फोर्स एंड लास्ट दैट इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी limitations of Coulomb's law। और सॉरी एक और प्रॉपर्टी, हाँ एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। सॉरी 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 अभी बल्कि बेसिकली दो प्रॉपर्टीज और रहती है। सॉरी, पहले प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। सो एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, और वो क्या है, दैट इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अभी हमने देखा आपने उन चार्जेस को किस मीडियम में प्लेस करा, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी एक्ट करेगी। तो फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस। एक और प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं कि जैसे जो फोर्स किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में एक्ट कर रही है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से। मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में कोई फोर्स लग रही थी, मान लो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था F1 फोर्स से और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था F2 फोर्स से। F21 लिख देता हूँ और F12 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये भी दो चार्जेस का सिस्टम था, मान लेते हैं आप एक थर्ड चार्ज ले आए Q3। तो इस Q3 चार्ज के आने से अब ये Q3 चार्ज ऑफ कोर्स इस पे भी फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये ठीक है। एक सेकंड में जरा इनको चार्जेस को साइन या साइन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैंने अट्रैक्टिव बनाया था तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करा देता है या इसको नेगेटिव बना देता है। इसको नेगेटिव बना, तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये ठीक हो गया। ये अभी देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब देखो समझने वाली बात ये है, अब इस थर्ड चार्ज के आने से अब देखो, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा है। इस थर्ड चार्ज के आने से जो नेट फोर्स है वन और टू चार्ज वो तो चेंज हुई है। अब जो इस पर नेट फोर्स निकलेगी वो इन दोनों को आप वेक्टरली ऐड कर दोगे, क्योंकि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये बेसिकली ये मैंने क्या ड्रॉ करा, ये F1 और ये क्या ड्रॉ करा F3 1। ठीक है, उसी तरह ये क्या हो जाएगा F3 2 और ये क्या हो जाएगा F2 3। ठीक है, तो अब ये वेक्टर फोर्स अगर आप वेक्टरली इनको देखोगे तो बस फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज की फोर्स चेंज हो गई। जब मतलब ये वन और टू अलग, खाली वन और टू रखे हुए थे, तो इस पे खाली ये फोर्स लग रही थी और इस पे खाली ये फोर्स लग रही थी, इस पे F1 टू इस पे F2। पर अब थर्ड चार्ज के आने से इन दोनों की नेट फोर्स चेंज हो गई, बट जो ये फोर्स जो पहले ऐड कर रही थी F1 टू और F2 ये सेम है। थर्ड चार्ज के आने से ये फोर्स चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। तो कोई अगर थर्ड चार्ज भी बीच में आएगा तो भी इन दोनों के बीच में उतनी फोर्स एक्ट करेगी जितनी पहले एक्ट करी। ओके, सो विद दिस जो प्रॉपर्टीज है ये खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी। सो पहली लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन तो ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, जब मैंने डिफाइन किया था तब हमने देखा भी था दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। तो ये लिमिटेशन है जनरल, अगर आपका आइडियल कोई भी मतलब प्रैक्टिकल कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर एप्लीकेबल नहीं है, खाली पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इवन पॉइंट चार्जेस के साथ साथ एक और तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल होता है, और या फिर स्फेरिकल स्फेयर, मतलब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर शेल। शेल और स्फेयर में तो डिफरेंस भी, तो स्फेयर तो सॉलिड होता है पूरा, और शेल क्या होगा, खाली ये आउटर सरफेस है। ठीक है, शेल में अंदर से खोखला है, होलो है। स्फेयर, होलो स्फेयर को शेल बोलते हैं। शेल बेसिकली क्या होता है, होलो स्फेयर को ही शेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल चार्ज है या फिर शेल की शेप में भी अगर चार्ज है, और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब मान लो एक मेरे पास ये स्फेरिकल चार्ज है,
जिसपे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और एक और दूसरा चार्ज है, उस पर भी चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, एक और स्फीयर है जिसपे भी चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म का मतलब पता है ना, हर तरफ सेम। ऐसा ना हो जैसे मान लो नॉन यूनिफॉर्म किस तरीके से होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा जैसे मान लो इस तरफ से ज्यादा पास पास हो गया और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस अब की बार जब डिस्टेंस आप लोगे तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लोगे। ठीक है, वो जो आर डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज में देखो एक ही वो डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच का। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आप लोगे तो वो सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस लोगे। ये ड्यू टू सिमेट्री होता है ना। सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है कि अगर दोनों की जो स्फीयर होता है सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो भी आप सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ओके, और तो भी हम सेम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें एक और कंडीशन होती है कि जो सेपरेशन है ये ज्यादा होना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द स्फीयर। ऐसा क्यों? तो सोचो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा तो क्या ये यूनिफॉर्म रह पाएगा? मान लो अगर इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव है ना, अभी के लिए पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो क्या होगा, ये दोनों दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो सर मैं चलिए नेक्स्ट पेज पे भी इसको क्या कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो सेपरेशन है ना ये भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सोचो मान लो अगर ये पास पास होंगे तो इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म ही मान लेते हैं अभी के लिए कि यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म रह नहीं पाएगा ये। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों रिपेल करेंगे और डिस्टेंस बहुत कम है, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेंगे, डिस्टेंस बहुत कम है। तो इवेंचुअली होगा क्या, इवेंचुअली ये होगा कि यहाँ पे चार्ज दूर दूर हो जाएगा और इस तरफ पास पास हो जाएगा क्योंकि रिपेल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी चार्ज दूर दूर हो जाएगा क्योंकि रिपेल हो गया और यहाँ पे थोड़ा पास पास हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ये। तो यूनिफॉर्म रहने के लिए एक और कंडीशन क्या है कि जो जो दोनों के बीच का सेपरेशन है ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द स्फीयर, काफी ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब इनका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया है ना। तो लगभग हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बस एक चीज और जो मुझे मेंशन करनी है, जो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पस में काम आते हैं, न्यूमेरिकल्स करने में। तो देखो कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा कि दो चार्ज रखे हुए हैं, अब एक थर्ड चार्ज और आपको प्लेस करना है, और इस तरीके से प्लेस करना है कि तीनों चार्जेस क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तीनों चार्जेस क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो वहां पे देखो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अभी मैं ये एक एक केस करके करा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास तीन केस मैंने लिए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास ये, यहाँ पे मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये एक पॉजिटिव हो गया और ये एक नेगेटिव। अब सोचो अगर ये एक पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मुझे एक थर्ड चार्ज रखना है। ठीक है, तो बताओ जरा थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि तीनों पे फोर्स जीरो हो जाए। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है, तीनों पे फोर्स। तो देखो मेरे पास तीन रीजन है, एक रीजन तो हमारे पास ये है लेफ्ट साइड वाला, एक रीजन हो गया मिडिल वाला, और एक रीजन हो गया राइट साइड वाला। तो हमें तीनों रीजन में से ये डिसाइड करना है कि चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि तीनों पे फोर्स जीरो हो जाए। तो जरा वन बाय वन रखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं अगर मैं जो थर्ड चार्ज है उसको यहाँ पे रखूंगा, तो सोचो और उसका नेचर क्या होना चाहिए। मान लेते हैं मैंने थर्ड चार्ज पॉजिटिव नेचर का रख दिया है ना, कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। तो देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, रिपेल। और ये भी क्या करेगा, इसको ये वाला पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। तो देखो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो ये तो कभी कैंसिल होने वाले नहीं है। और जब इस तरफ कैंसिल नहीं हो रहे तो ये और ये बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन है, बिल्कुल राइट साइड, तो इस तरफ भी कैंसिल नहीं होगा। और ये तो अभी मैंने पॉजिटिव रख के देखा, ऐसे ही चलो नेगेटिव रख के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को भी रखूंगा तो बस अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन होगा दोनों का, पर होगा तो इसी तरफ। और दो फोर्सेज अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल एक दूसरे को नहीं करेंगे। और सेम इस थर्ड रीजन में भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई थर्ड चार्ज रखना है इस तरीके से कि ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करे, तो वो कहीं बीच के रीजन में रखा जाएगा, एंड दैट हैज टू बी नेगेटिव विद नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, तो अब उस केस में आप देखो, अब इस पे फोर्स क्या होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। उस तरह इस पे ये तो कर रहा है अट्रैक्शन नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला रिपल्शन कर रहा है, तो इस तरफ होगा। उस तरह इस पे नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, तो तीनों चार्जेस पे जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट अपोजिट होगी।
तो यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन होने के चांसेस या है, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी बीच में ही कहीं रखोगे आप, है ना, दोनों के बीच में कहीं रखोगे और आपके पास साइन क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर दो नेगेटिव है तो एक को पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है, और दो पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव होना जरूरी है। अब देखो अगर ऑलरेडी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहाँ पे चार्ज को रखा जाए, तो अगेन अब देखो यहाँ मैं एक बार यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, तो मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा, तो अब देखो ये क्या करेगा, इसको रिपेल, और ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट। देखो हो गई बात बन गई, ये पॉजिटिव वाला इससे तो होगा रिपेल, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। बट देखो इसके लिए दिक्कत होगी, ये इसका तो इक्विलिब्रियम आ गया, थर्ड ये जो ये वाला चार्ज है जो थर्ड हमने प्लेस करा, बट फर्स्ट वाले का अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं रख सकते। तो अगर नेगेटिव में रख के देखें, तो देखो जरा, अगर हम नेगेटिव में रखोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। उसी तरह ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव वाला भी अट्रैक्ट करेगा, हो गया ना, ये पॉजिटिव वाले को ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव वाले तो करेगा रिपेल और पॉजिटिव वाला करेगा अट्रैक्ट। तो देखो बन गई कंडीशन, ठीक है, कंडीशन बन गई, ठीक है। तो ये पोलैरिटी इस तरीके से हमें देखनी होती है कि किस तरफ चार्जेस को रखा जाए, ठीक है। और अगर आप इस तरफ रखने की कोशिश करते हैं, तो जरा वो भी बना देता हूँ मैं एक बार। तो मान लो अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव भी होता, और आप राइट साइड में रखने की कोशिश करते, तो अगर मैं यहाँ राइट साइड में नेगेटिव चार्ज को रख देता, तो अब की बार क्या होता, ये, अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर देता, तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव रिपेल करते और ये फर्स्ट वाला इसको अट्रैक्ट करता, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पॉजिटिव को, ये जो फर्स्ट वाला, इस वाले नेगेटिव को फर्स्ट वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट करता, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते, ये रिपेल करते। तो देखो ये वाली चीज, फिर इसका इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा नेगेटिव वाले, देखो कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसको रिपेल कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें डायरेक्शन के थ्रू देखना होता है। इवन इसमें एक और भी एक पॉइंट होता है, वो ये है जो कि खाली इस वाले केस में लगता है, जब ये किसी कॉर्नर पे आपको मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और मैं अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मान लेते हैं Q1 का मैग्नीट्यूड, एक सेकंड, Q1 का मैग्नीट्यूड, यहाँ से Q1 का मैग्नीट्यूड कम है Q2 से। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम है, तभी आप इस चार्ज को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अगर Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो दूसरी साइड रखा जाएगा चार्ज, है ना। बाकी पोलैरिटी तो देख लेंगे कि नेगेटिव का रखा जाएगा पॉजिटिव का, बट रखा जाएगा फिर दूसरी साइड, ठीक है। यहाँ मैं आपको साइड वाली चीज बता रहा हूँ कि अगर साइड देखो बीच में रखना हो तो बीच में तो एक ही रीजन है, बट साइड में दो रीजन है ना, एक लेफ्ट और एक राइट। तो किस तरफ रखना है, तो वो डिपेंड करता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। मैंने अभी आपको साइन देखना दिखाया कि साइन कैसे देखोगे, अब हम थोड़ा मैग्नीट्यूड को जैसे देखते हैं। मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम तभी आती है जब हम ये एक साइड रखा जाए, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो देखो अगर Q1 कम हुआ और Q2 ज्यादा हुआ, तभी मैं इसको Q1 की साइड रखूंगा। मतलब हमेशा जो छोटे वाला चार्ज है उसकी साइड रखते हैं, ऐसा क्यों होता है देखो। तो इस वाले चार्ज पे देखो, मान लो मुझे इस वाले चार्ज पे फोर्स को बैलेंस करना है, अब देखो तीनों पे फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, बट अभी के लिए अगर खाली में इसको देखो, ठीक है, और मान लेते हैं वन की वजह से जो फोर्स है वो है F1, और जो टू की वजह से फोर्स है वो है F2। तो F1 F2 दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो अब देखो अगर मैं F1 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Q1, Q1, और इसको चार्ज को मान लेते हैं Q3, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी आर नहीं, डिस्टेंस को अब नाम दिए थे कुछ। तो जरा मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो तो है d, और ये है x, ठीक है।
तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, तो हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से F2 हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स का डी प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, F1 इक्वल टू F2 कर दूं, तो जरा देखो, मैं डायरेक्ट थोड़ा रिजल्ट लिख देता हूँ। देखो Q3 से Q3 कैंसिल हो जाएगा जब दोनों इक्वेट होंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे खाली बचेगा 1/x स्क्वायर, Q1/x स्क्वायर, सॉरी Q1/x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा Q2/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो आपको पता है कि ये जो डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से तो ज्यादा होगा, भैया एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स में कोई डी प्लस कर रहे हैं तब उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो एक चीज तो हमें पता है, वो क्या, जो बाय डिफॉल्ट हमें पता है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो हमें पता है कि जो ये डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इट शुड बी ग्रेटर देन डी स्क्वायर। और अगर ये रेशियो सेम रहना है, देखो ये इस तरफ जो रेशियो है, इस तरफ रेशियो है, और देखो अगर इसका राइट साइड वाले का डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो न्यूमरेटर भी लेफ्ट साइड वाले के न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। अगर लेफ्ट साइड भी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट साइड भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पर राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड से ज्यादा है, समझो इस बात को, राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड से ज्यादा है, तो न्यूमरेटर भी राइट साइड का ज्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो उसका कंडीशन क्या है, यहाँ से Q2 शुड बी ग्रेटर देन Q1, जो मैं आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी था। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ऐसे क्यों, देखो इसको ऐसे समझो ना, जैसे मान लो 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखोगे आप, 2/4। देखो मैंने 1 को बढ़ा के 2 करा, 1 को बढ़ा के 2 करा, या फिर अगर एक और लिखना हो तो क्या लिखोगे, 3/6। अब देखो यहाँ से समझो इस बात को, मैंने अगर 1 को बढ़ाया, 2 करा फिर 3 करा, तो देखो ये भी 2 भी बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए, और अगर न्यूमरेटर कम है तो डिनोमिनेटर भी कम होगा। तो राइट साइड पे डिनोमिनेटर ज्यादा है तो न्यूमरेटर भी ज्यादा होना चाहिए, तो Q2 की वैल्यू Q1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तब जाके ये बैलेंस होगा। तो आपसे ये भी क्लियर हुआ, ये न्यूमेरिकल करने में काम आता है ना, कभी इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, दो चार्ज एक थर्ड को और प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर पूछ लेते हैं आपसे कि ये बताओ कि कहाँ पे उसको प्लेस करेंगे और उसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, तो उस तरह का न्यूमेरिकल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है, वैसे तो मैं एक दो क्वेश्चंस भी कराना चाह रहा था, बट चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, फिर मेरे ख्याल से वीडियो वैसे ही काफी बड़ा हो गया, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम करते हैं, और ओके, थैंक यू सो मच।